प्लीज आपसे अपडेट्स, क्योंकि ये युग है सिलिकॉन डिप्लोमेसी का। सेमिकॉन इंडिया 2024 का आगाज हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको संबोधित किया। दुनिया भर से विशेषज्ञ इस वक्त जुटे हुए हैं इस सेमिकॉन इंडिया 2024 में, जहां पर इस वक्त किस तरह से सेमिकॉन में भारत के बढ़ते वर्चस्व, भारत की बढ़ती भूमिका को आज पूरा विश्व देख रहा है। इस पर भी होगी हमारी खास तौर पर नजर। साथ ही बात करेंगे और भी अहम खबरों की जो है इस वक्त की। सबसे पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। ग्रेटर नोएडा में सेमिकॉन इंडिया 2024 सम्मेलन का शुभारंभ। प्रधानमंत्री ने इस सम्मेलन को किया संबोधित। कहा, यह भारत में रहने का सही समय है। मेरा सपना है कि दुनिया के हर डिवाइस में हो भारत की चिप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों के बीच ग्रीन हाइड्रोजन को बताया बेहतर विकल्प। ग्रीन हाइड्रोजन के दूसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में दोहराई पृथ्वी को स्वच्छ और हरित गृह बनाने की प्रतिबद्धता। और आइए सीधे रुक करते हैं। सुधांशु त्रिवेदी इस वक्त एक प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे हैं। वक्तव्यों और स्टैंड के लिए विख्यात ऑब्लिक कुख्यात हैं, जिनके की विषय में एक सर्वविदित सत्य है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट के द्वारा ले जाए गए उन चुनिंदा अमेरिकी सांसदों में से एक थी, जिन्हें पाक अधिकृत कश्मीर में ले जाकर पाकिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से विजिट कराया गया। ये अनेक मौकों के ऊपर ऐसे बयान दे चुकी हैं जो सीधे मुस्लिम ब्रदरहुड और आईएसआई के लिए प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से सहानुभूति दर्शाते हैं। राहुल गांधी जी भारत के इतिहास के पहले नेता प्रतिपक्ष बन चुके हैं, जिनका नाम एक समय पर पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत विरोधी अपने वक्तव्य में प्रयोग किया था। और आज अपने उनके भारत विरोधी मित्रों की श्रृंखला में एक और उपलब्धि राहुल गांधी को प्राप्त हुई है। ही हैज फर्दर एडेड अनदर फेदर टू हिज कैप ऑफ एंटी इंडिया फ्रेंड्स, जब पन्नू ने उनकी तारीफ की है, यानी पाकिस्तान से लेकर पन्नू तक के और ऐलान उमर तक उनकी तारीफों में जो पुल गढ़े जा रहे हैं, उसमें एक नया नाम और भी है। ये जनाब हैं मुशफिकुल फजल। ये वो पत्रकार हैं, आप सबको ध्यान हो, जिन्होंने व्हाइट हाउस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में और यूएन स्पोक्स पर्सन से अरविंद केजरीवाल के बारे में, अरेस्ट के बारे में सवाल पूछा था। ये है वो महोदय। अब आइए साहब, और ये महोदय जो हैं, देखिए कितने मधुर भाव से सेल्फी ले रहे हैं राहुल गांधी जी के साथ। और राहुल गांधी जी और उनके चच्चा, जो बता चुके थे कि वेस्ट वाले अरब से आए हैं और नॉर्थ वाले यूरोप से आए हैं, ईस्ट वाले चाइना से आए हैं, दक्षिण भारत वाले अफ्रीका से आए हैं, ये चतुर्दिक प्रतिभा के धनी जो इनके सैम हैं, उनके साथ ये बैठे हुए हैं। अब ये ऐलान उमर के साथ मुस्कुराहट बिखेरती हुई और हर भारतवासी को दिल को चीरती हुई यह तस्वीर है। इस विजिट में उन्होंने कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है जिस पे मैं पूरे देश का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। ये वर्ड्स उनकी डिफरेंट स्पीचेस में आए हैं। आई डोंट वांट टू लिव इन इंडिया, आई डजंट वैल्यू स्किल्ड पीपुल, आई डजंट हैव द फ्रीडम ऑफ फेथ, इंडियंस in India there are hateful peoples, Indians doesn't allow the different languages, Indian identity is not acceptable, Indian society is casteist, Indians social media influencers are for UC only, और separatist
और जो कश्मीर में टेरर के परपिट्रेटर थे उनका समर्थन है। अब यहां पर मैं एक बात थोड़े दुख के साथ कहना चाहूंगा। मित्रों, आज 11 सितंबर है। 11 सितंबर का दिन दो चीजों के कारण विश्व और भारत के इतिहास में अविस्मरणीय है। एक बहुत दुखद याद जुड़ी हुई है 11 सितंबर से 9/11, और इस समय संयोग से राहुल गांधी अमेरिका की धरती पे हैं। मैं पूरे भारतवासियों को याद दिलाना चाहता हूं कि 9/11 के जो प्राइम एक्यूज खालिद शेख मोहम्मद और मोहम्मद अट्टा, कोई पॉलिटिकल पार्टी दिखाइएगा जिसने उनके पक्ष में सहानुभूति का बयान जारी किया हो। कोई टीवी चैनल दिखाइएगा जिसने 9/11 के बाद इन लोगों के पक्ष में सहानुभूति दिखाई हो। कोई पॉलिटिकल पार्टी बताइएगा जो अमेरिका के इतिहास का सबसे बड़ा सिक्योरिटी लैप्स, जो अमेरिका के इतिहास का सबसे बड़ा इंटेलिजेंस फेलोर, जिसने उस सरकार के ऊपर उंगली उठाई हो कि इंटेलिजेंस फेलोर था और सिक्योरिटी लैप्स था। ना, बल्कि पूरे अमेरिका ने और उनकी सारी पॉलिटिकल पार्टी ने फर्म रिजॉल्व किया। जॉर्ज बुश जो रिपब्लिकन थे, उन्होंने कहा कि हम ओसामा बिन लादेन को मारेंगे, और बरक हुसैन ओबामा जो कि डेमोक्रेट थे उस काम को अंजाम दिया। आज भारत में अगर उसके समकक्ष जो भारत की संसद पे हमला हुआ, जिसके लिए सर्वोच्च न्यायालय ने रेयर ऑफ द रेयरेस्ट क्राइम शब्द का प्रयोग किया है अपने जजमेंट में, आप जाके चेक कर सकते हैं अफजल गुरु की हैंगिंग के बारे में। 7 साल उसकी हैंगिंग रुकी रही, और आज भी जम्मू कश्मीर चुनाव में कांग्रेस के मुख्य सहयोगी दल कहते हैं कि अफजल गुरु की हैंगिंग गलत थी। और ये राहुल गांधी अफजल की पहली बरसी पर, लोग शायद भूल गए होंगे वो जेएनयू में जो नारे लगे थे ना, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह, और ये अफजल हम शर्मिंदा है तेरे कातिल जिंदा, वो था क्या? वो 2015 में अफजल की हैंगिंग की पहली बरसी थी, और जिसका ये लोग नैतिक समर्थन कर रहे थे। सोचिए, ये 11 सितंबर हमें क्या याद दिलाता है? देश को लेकर एक ऐसी सोच। आप बताइए, किसी भी अमेरिका के नेता ने बाहर जाकर कोई ऐसा विरोध किया हो? दूसरा, याद करते हुए दिल भर आता है, आज 11 सितंबर वो दिन है जिस दिन 11 सितंबर 1893 को स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन में अपना ऐतिहासिक अविस्मरणीय वक्तव्य दिया था। दुख, 29 साल के उस युवा सन्यासी ने भारत की वो प्रतिष्ठा बढ़ाई थी कि शिकागो हेराल्ड ट्रिब्यून ने यह लिखा था कि इस युवा सन्यासी के पास लगता है ज्ञान का वो समुद्र है जिसकी एक बूंद भी हमारे सारे विद्वानों के पास मिला के नहीं है। और एक 54 साल का युवा आज जाकर भारत और भारतीय संस्कृति को लांछित करने, अपमानित करने की कोई रास्ता नहीं छोड़ता। मैं पूछना चाहता हूं, राहुल गांधी ने आज तक क्या कभी जाकर वहां शिकागो में गए हैं विवेकानंद के उस हॉल में? आज 11 सितंबर है, अगर इस प्रेस को सुनने के बाद भी वो विवेकानंद जी की उस चीज के स्मरण में एक वक्तव्य जारी कर दें, तो मैं इसको बहुत बड़ी उनकी उदारता मान लूंगा। क्योंकि यह बहुत साफ है, आपको भाजपा से नफरत हो सकती है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से आपके मन में ग्लानि, हिकारत, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो सकती है। भारतीय संस्कृति के प्रति अपशब्दों का आप प्रयोग क्यों करते हैं? चलिए, आपने भारतीय संस्कृति के बारे में, भारतीय समाज के बारे में कभी 4 अच्छे शब्द बोले हो, 4 अच्छे वाक्य? आप सारे लोग हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बताइएगा। आप ऐलान उमर से मिलते हैं, मैं पूछना चाहता हूं, भारत के समर्थक कितने सांसदों से आप मिले? एक अमेरिकी सांसद, आप लोगों को शायद ना पता हो तो मैं बता देना चाहता हूं, बेंजामिन गिलमैन, उसको पद्म भूषण मिला था। भारत के डाई हार्ड सपोर्टर थे। ही डाइड इन 2016। आई वॉज नो बडी, आई मेट बेंजामिन गिलमैन इन जुलाई 2000, अगस्त 2000, ईयर 2000। पूछे मिले थे कब? भारत के पक्ष लेने वाले आज से 20-25 साल पहले से आपकी सरकारें थी। गैरी एकरमैन, एडवर्ड रॉयस, फ्रैंक पेलोन, जोसेफ क्रॉली, कभी मिले हो इनसे? ऐलान उमर ही मिलते हैं। कभी तुलसी गेबार्ड से मिले? नहीं। इसलिए आज हम बहुत गंभीरता के साथ और बहुत दुख के साथ कहना चाहते हैं कि जो बात सैम पित्रोदा जी ने कही है, पहले तो मैं एक चीज कोट भी कर देना चाहता हूं, क्योंकि आज उन्होंने, सैम पित्रोदा जी ने कहा ना कि राहुल गांधी जी अब वो बहुत समझदार हो गए हैं और बहुत वो।
चूंकि वो इस समय अमेरिका की धरती पे हैं, तो पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बैरक ओबामा ने अपनी किताब द प्रॉमिस लैंड में 2010 में भारत आए थे और राहुल गांधी जी से मुलाकात के आधार पर राहुल गांधी जी के व्यक्तित्व पर एक टिप्पणी की थी, जो मैं कोट कर रहा हूं। राहुल गांधी हैज ए नर्वस अनइन्फॉर्म्ड क्वालिटी अबाउट हिम, एज इफ ही वर ए स्टूडेंट हु हैज डन द कोर्स वर्क. He is eager to impress the teacher, but deep down lacked either the aptitude or the passion of the subject. The Promised Land, written by Barack Obama, page number 601. इसके लिए जानते क्या कहा जाता है? आप लोगों में से जिन लोगों ने इंग्लिश लिटरेचर पढ़ा होगा या यूरोपियन हिस्ट्री पढ़ी होगी, तो उसमें एक फ्रेज है, एक किंग जेम्स फर्स्ट होता था, जिसके सारे दरबारी उसको बहुत बुद्धिमान मानते थे और बाहर वाले समझते थे हमेशा कुछ ना कुछ ऊल जलूल करता है, तो इसको शब्दशः ना लिया जाए. एक कहावत थी, किंग्स जेम्स द फर्स्ट वाज द वाइजेस्ट फूल इन क्रिश्चियनडम. सो इन माय ओपिनियन द सेम थिंग अप्लाइज टू राहुल गांधी फॉर कांग्रेसडम. अब यहां मैं कहना चाहूंगा कि जो बात अंकल सैम ने कही है, मैं उनकी बात से सहमत हूं. जो उनको संज्ञा दी जाती थी, अब वो नहीं है. अब वो बचकानी हरकतें नहीं कर रहे हैं, अब वो खतरनाक और शैतानी हरकतें कर रहे हैं. अब वो हर उस ताकत के साथ हैं जो भारत को कमजोर देखना चाहती है, भारत को झुका हुआ देखना चाहती है. और मैं कहना चाहूंगा, एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत गर्व, विकास और सांस्कृतिक स्वाभिमान के साथ ऊपर उठ रहा है. दूसरी तरफ वो लोग हैं जो पूर्व में जाकर, मैं आप लोगों के विवेक पे छोड़ता हूं, वो कहते थे कि डिफेंडर्स ऑफ डेमोक्रेसी अमेरिका और इंग्लैंड चुप क्यों हैं. बस राहुल गांधी का एक वक्तव्य कोट करता हूं पॉलिटिकली, जो उन्होंने मार्च 2023 में इंग्लैंड में बोला था. जब उनसे पूछा गया था मुस्लिम लीग से आपका गठबंधन है, मुस्लिम लीग इज एब्सोल्युटली सेकुलर, आई एम हैविंग नो प्रॉब्लम अबाउट इट, एंड बीजेपी इज कम्युनल. तो मुझे लगता है हर चीज का आदर्श विदेशों में ढूंढने वाले लोग, हमेशा विदेश से ही अपनी प्रेरणा लेने वाले लोग, आज विदेश में ही जाकर भारत के विरुद्ध दुष्प्रचार कर रहे हैं. यह दुखद है, निंदनीय है, भर्त्सना योग्य है. और उन्हें यदि लगता है कि विदेश में कोई ताकत है, तो मैं कहना चाहूंगा वो दिन गए जब विदेश भारत को प्रभावित कर लिया करता था. आपको लगता होगा विदेश का प्रभाव, तो एक पंक्ति में कहते हुए अपना विषय समाप्त करना चाहूंगा. इन सारे लोगों के लिए जो आज भी अपना सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन अब्रॉड से ढूंढते हैं, वतन पर सदियों तक है रही हुकूमत गैरों की, अपने वतन पर सदियों तक है रही हुकूमत गैरों की, लेकिन कुछ चेहरों पर अब तक धूल है उनके पैरों की. धन्यवाद. मोहित भट्ट. यहाँ पर आप देख रहे थे सुधांशु त्रिवेदी, भाजपा प्रवक्ता, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस, जहां पर एक बार फिर राहुल गांधी के बयान पर यहाँ बवाल मचा है जो उन्होंने अमेरिका में दिया है. और एक बार फिर यहाँ पर भाजपा कह रही है कि जिस तरह के शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया, तो यहाँ पे भारत विरोधी शब्दों का इस्तेमाल पर राहुल गांधी के हमलावर साफ तौर पर नजर आ रही है भाजपा. देखना होगा कि क्या कुछ और इस पूरी घटनाक्रम में अपडेट आते हैं. फिलहाल मिड डे प्राइम में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए. खबरें अभी और भी हैं, जुड़े रहिए हमारे साथ. वाली भोली भाली मेहनत वाली असली तड़के वाली, ये तो बड़ी समझदार, बड़ी होशियार. MDH के सही टेस्ट का असली टेस्ट, MDH जिंजर गार्लिक पेस्ट. सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल. इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबार, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी. बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो, तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है. गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी. अब MM रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो. ब्रेक के बाद स्वागत है, आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम. और इस वक्त की बड़ी खबर शिमला है, जहां संजौली में मस्जिद पर विवाद को लेकर प्रदर्शन तेज हो गया है. प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेडिंग तोड़ी है, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया है.
प्रदर्शनकारी अवैध संजौली मस्जिद तोड़ने की मांग कर रहे हैं। हिंदू संगठनों का प्रदर्शन और इस वक्त पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच भी संघर्ष देखने को मिल रहा है। प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया जा रहा है। संजौली मस्जिद के अवैध होने पर यह पूरा मामला उठा है। तो हमारे संवाददाता धर्म प्रकाश इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। धर्म, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि इस वक्त क्या कुछ स्थिति है, क्या कुछ अपडेट नजर आ रहा है, इस वक्त सड़कों पर क्या कुछ हो रहा है? देखिए, सड़कें पूरी तरह जाम है। फिलहाल यहाँ पर जो बैरिकेडिंग है उसके अगली तरफ जो प्रोटेस्टर्स हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, बैरिकेडिंग हटाने की कोशिश कर रहे हैं। और इस तरफ जो पुलिस जवान है उनके भारी भरकम तादाद में उन्हें तैनात किया गया है। वाटर कैनन के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए, और बड़ी मशक्कत यहाँ पर पुलिस को करनी पड़ रही है तमाम प्रोटेस्टर्स को रोकने के लिए। ये जो पूरा जो रूट है यहाँ पर ढली संजौली का ये रूट है जिसको आज सुबह से ही सील किया गया था। जो BNSS सेक्शन 163 यहाँ पर लगाया गया था, CRPC 144 जो पहले हुआ करता था, यानी कि किसी भी तरह के प्रोटेस्ट की यहाँ पर मनाही थी, किसी भी तरह की नारेबाजी मनाही थी, हथियार लाना ले जाना उसकी मनाही थी। उसके बावजूद यहाँ पर बड़ी तादाद में जो हिंदू संगठन है, हिंदू जागृति मंच, उसके लोग इकट्ठा हुए, स्थानीय लोग इकट्ठा हुए, अलग अलग संगठनों के जो लोग प्रोटेस्टर्स है वो इकट्ठा हुए और बैरिकेडिंग तोड़कर उस कथित विवादित मस्जिद के पास जाने की कोशिश की गई, लेकिन उन्हें रोकने में पुलिसकर्मी यहाँ पर कामयाब रहे हैं। और अभी फिलहाल यहीं पर इसी जगह पर जो बैरिकेडिंग आप मेरे पीछे देख रहे हैं वहां पर प्रोटेस्टर्स को रोक लिया गया है। उन्हें रोकने के लिए अभी भी हालांकि कड़ी मशक्कत पुलिसकर्मियों को करनी पड़ रही है, लेकिन इसके बावजूद कुछ प्रोटेस्टर्स जो है उन्हें गिरफ्तार भी किया गया था। हिंदू जागरण मंच के कुछ नेता हैं उन्हें हिरासत में लिया गया था, लेकिन बाद में जब प्रदर्शन हिंसक हुआ, पथराव हुआ, सामने से यहां से लाठीचार्ज किया गया, तो उसमें कुछ पुलिसकर्मी घायल भी हुए हैं जिन्हें अस्पताल पहुंचाया गया है। और अभी भी जो हिमाचल पुलिस और शिमला पुलिस के बड़े अधिकारी हैं, चाहे वो DC शिमला हो, SP शिमला हो, IG हो, तमाम पुलिस अधिकारी मौके पर ही मौजूद हैं और जायजा ले रहे हैं स्थिति का। लेकिन अभी के लिए बता दें तो प्रोटेस्टर्स को यहां पर बैरिकेडिंग के जरिए रोकने में पुलिस यहां पर कामयाब होती नजर आ रही है, और फिलहाल के लिए जो स्थिति है उसे नियंत्रण में रखने की पूरी कोशिश की जा रही है। बिल्कुल धर्म, यहां पर साफ तौर पर देखा जा सकता है तस्वीरों में कि जो पूरा प्रदर्शन है काफी उग्र होता साफ तौर पर नजर आ रहा है। निगम के पास भी ये पूरे जो लोग थे, हिंदू संगठन के लोग गए थे, कार्रवाई की मांग की गई थी। पहले कथित अवैध होने का ये पूरा मामला है, उस मस्जिद का नियमों के तौर पर कार्रवाई हो रही है ऐसा आश्वासन दिया गया था। क्या कुछ अपडेट है उसको लेकर? देखिए, मस्जिद का ये पूरा मैटर वैसे तो बहुत पुराना है। 2007 से ये मस्जिद यहाँ पर जो निर्माण कार्य इसका चल रहा है। 2010 में पहली बार इसे लेकर शिकायत की गई नगर निगम शिमला में, आयुक्त की जो कोर्ट है वहाँ पर, और फिर ये मैटर शुरू हुआ। करीब 14 साल से सुनवाई चल रही है। 40 से 45 हेयरिंग जो इस केस की है वो हो चुकी है, लेकिन लापरवाही जो यहाँ पर सामने आई वो ये थी कि जो हेयरिंग है उसके चलने के बावजूद, कोर्ट में केस होने के बावजूद जो निर्माण है यहाँ पर वो लगातार चलता रहा। और प्रशासन पर सवाल भी इसीलिए उठ रहे हैं कि जब कोर्ट में केस चल रहा है और नोटिस पे नोटिस नगर निगम भेज रहा है, फिर भी अवैध निर्माण, एक मंजिला ये मस्जिद कभी हुआ करती थी जो आज 4 से 5 मंजिला हो गई है, और ये प्रशासन की आंखों के सामने हुआ। और इसी को लेकर लोगों में गुस्सा भी है कि आखिर ये इस पर नजर क्यों नहीं गई, और सरकार के खुद के मंत्री भी इसको लेकर सरकार पर सवाल उठाते नजर आए हैं। क्योंकि अभी मानसून सत्र जो हिमाचल का था उसमें सरकार के ही मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने यह मामला उठाया था, हरीश जनार्था विधायक हैं उन्होंने ये मामला उठाया था, विक्रमादित्य सिंह ने यह मामला उठाया था। यानी कि विपक्ष से पहले सरकार के खुद के विधायक सरकार को घेरते यहां पर इस मामले में नजर आए थे। उसके बाद यह मामला उठा, फिर राष्ट्रीय स्तर पर जब असदुद्दीन ओवैसी ने इसे लेकर बयान दिया, उसके बाद यह मामला और ज्यादा आगे बढ़ा। और अब हालात ये है कि पूरे देश की नजर इस तरह से इस मामले पर है। अब वक्फ बोर्ड इसमें एक पार्टी है जो दावा कर रही है कि जमीन उनकी है, राज्य सरकार ये दावा कर रही है जमीन उनकी है, जो स्थानीय लोग हैं उनकी ये मांग है कि जमीन किसी की भी हो, जो निर्माण है यहां पर वो पूरी तरह अवैध है, खासकर अब जब ये 4 से 5 मंजिला हो चुका है। वक्फ बोर्ड का एक स्टैंड हम आपको बता दें कि पिछली सुनवाई हुई थी उसमें वक्फ बोर्ड ने यह दावा किया कोर्ट में कि जो जमीन है वो उनकी है, लेकिन जमीन पर जो निर्माण अवैध निर्माण हुआ है उसमें वक्फ बोर्ड का कोई लेना देना नहीं है। यानी जो मस्जिद कमेटी है उन पर ठीकरा फोड़ता यहां पर वक्फ बोर्ड नजर आया था। इसे लेकर वक्फ बोर्ड को नोटिस भी जारी किया है कोर्ट ने, मस्जिद कमेटी को भी नोटिस जारी कर जवाब मांगा है, और जो नगर निगम के जेई हैं उनसे एक फ्रेश स्टेटस रिपोर्ट मांगी गई है अगली हेयरिंग के लिए, जिसमें वो ये बताएं कि जमीन किसकी है,
कंस्ट्रक्शन कहां तक पहुंचा है, कैसे ये कंस्ट्रक्शन हुआ, नोटिस पे जब नोटिस जारी किए गए थे फिर भी कंस्ट्रक्शन होता रहा तो प्रशासन क्या कर रहा था। बिल्कुल, यहाँ पे सवाल ये बनता है धर्म, जब ये पूरा मामला विधानसभा में उठ रहा है और मुख्यमंत्री सुक्खू इस पर भी बयान देते हुए नजर आ रहे हैं कि इस पे भी नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा कि कौन लोग यहाँ पर आते हैं, हिमाचल की सड़कों पर कारोबार करते हैं, इस पर भी वो यहाँ पर उसका ध्यान देने की बात कर रहे हैं। ऐसे में जब कोर्ट में हेयरिंग चल रही है तो ये निर्माण रुक क्यों नहीं रहा? सबसे बड़ा सवाल भी यही है, सरकार से सवाल भी यही पूछा जा रहा है। और जहां तक कैबिनेट कमेटी की बात है, जयराम ठाकुर ने इसी विधानसभा सेशन में यह मुद्दा उठाया था। अभी बीते रोज जो आखिरी दिन था विधानसभा के मॉनसून सत्र का, उसमें जयराम ठाकुर ने भी ये सरकार से मांग की थी कि जो बाहरी लोग हिमाचल में आते हैं, चाहे वो किसी भी काम के लिए आते हैं, यहां पर आने के बाद उनकी पहचान क्या है, उनकी वेरिफिकेशन क्या है, पुलिस वेरिफिकेशन का प्रोसेस क्या है, उसे लेकर क्या एसओपीज, क्या प्रोटोकॉल तैयार किया गया, उसके बारे में सरकार जवाब दे। इसके जवाब में मुख्यमंत्री ने यह कहा था कि एक कैबिनेट सब कमेटी बनाई जाएगी, एक एसओपी प्रॉपर तैयार की जाएगी और जितने भी लोग बाहर से हिमाचल में काम के लिए आते हैं उनकी पुलिस वेरिफिकेशन बाकायदा होगी कि वो कहां से आ रहे हैं, क्या उनकी पहचान है, कहां के वो नागरिक है। क्योंकि अभी हाल ही में एक सोशल मीडिया पर वीडियो काफी ज्यादा वायरल हुआ था शिमला का ही, जिसमें कुछ मजदूर जो मुस्लिम समुदाय के थे उनके आधार कार्ड चेक करते वहां के लोग नजर आए थे और सभी के आधार कार्ड में 1 जनवरी की जो तारीख थी, बर्थ डेट, वो सबकी कॉमन पाई गई थी। तो उससे एक शक जाहिर हुआ कि आधार कार्ड फर्जी बनाकर उसे बतौर आइडेंटिटी कार्ड पेश किया जाता है और प्रदेश में और राजधानी में दाखिला ले लिया जाता है और यहां आने के बाद वो लोग फिर अपना जो काम धंधा है शुरू करते हैं, किराए पे मकान लेते हैं और कई साल जब उन्हें रहते हुए हो जाते हैं तो वक्फ एक्ट जो है उसका सेक्शन 40 जो है उसका फायदा उठाकर वक्फ बोर्ड उस जमीन पर कब्जा कर लेता है। और इसी सेक्शन को लेकर अभी आपको ध्यान होगा केंद्र सरकार में संसद में भी यह मामला उठा था, इसी को लेकर सबसे बड़ा बवाल हुआ था क्योंकि वक्फ बोर्ड में कई ऐसे क्लॉज हैं जो काफी ज्यादा असीमित अधिकार एक तरह से वक्फ बोर्ड को देते हैं। उन्हीं अधिकारों को कवर अप करने के लिए जो संशोधन विधेयक सरकार ने लाया था, हालांकि उस पर अभी चर्चा चल रही है, बात चल रही है, लेकिन इस बीच शिमला के संजौली में जो ये मामला उठा उसमें जो वक्फ बोर्ड का स्टैंड है उसको लेकर सवाल कहीं ना कहीं उठते नजर आ रहे हैं, जिसके बाद कोर्ट ने धर्म यहाँ पर फर्जी आधार कार्ड पकड़े जा रहे हैं, अवैध निर्माण आपके सामने आ रहे हैं और जो तस्वीरें सामने आ रही हैं प्रदर्शनकारियों पर जिस तरह से लाठीचार्ज हो रहा है, पानी के गैलन फेंके जा रहे हैं, इस वक्त किस तरह से स्थिति दिख रही है सामने, किस तरह कोशिश की जा रही है फिलहाल इस जो प्रदर्शन जो उग्र हो रहा है उसे संभालने की? देखिए ये कोशिश काफी पहले से हो रही थी क्योंकि जब से 11 सितंबर को ये प्रोटेस्ट की कॉल दी गई थी हिंदू संगठनों की तरफ से, स्थानीय लोगों की तरफ से, तब से जो डीसी शिमला है अनुपम कश्यप या फिर एसपी शिमला है संजीव गांधी, वो उनकी तरफ से जो बातचीत की पहल है वो बहुत पहले शुरू कर दी गई थी। यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनके साथ कई कई घंटों तक बातचीत का सिलसिला चला। जो हिंदूवादी संगठन है उन्होंने जिन्होंने प्रोटेस्ट की कॉल दी थी उनसे बातचीत की गई, लेकिन जब बातचीत सिरे नहीं चढ़ पाई, लगातार प्रोटेस्टर्स इस डिमांड पर अड़े रहे कि इस मस्जिद को हटाया जाए, गिराया जाए, तब जो प्रशासन है, जो पुलिस है, उन्हें एक्शन लेना पड़ा। बीती रात ही डीसी शिमला ने आदेश दिए कि बीएनएसएस जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 है उसको यहां पर लागू कर दिया गया। सीआरपीसी 144 जो पहले हुआ करती थी उसको लागू किया गया। 1,500 से 2,000 पुलिस जवानों की तैनाती की गई। और सिर्फ संजौली की ये बात नहीं है, संजौली के बाहर के जितने भी इलाके हैं, चाहे छोटा शिमला का इलाका हो, शिमला का जो टूटू साइड से, जो उधर से घनाटी साइड से जो रोड आता है जो बाहरी जिलों को शिमला से कनेक्ट करता है, वहां पर भी पुलिस की जो गश्त है वो आज सुबह से बीती रात से ही लगातार जारी है। जो चेकिंग है वो लगातार की जा रही है कि कौन लोग बाहर से आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, किस वजह से आ रहे हैं, यानी कि जांच पड़ताल लगातार चल रही है। बाहर से आने वाले लोगों पर पैनी नजर रखी जा रही है और अभी का जो माहौल यहां पर है उसको कहीं ना कहीं नियंत्रित करने की पुलिस कोशिश करती नजर आ रही है। सुबह से 11 बजे के आसपास ये प्रोटेस्ट यहां पर चल रहा है। बीच में काफी ज्यादा उग्र प्रदर्शनकारी हुए थे, जब पथराव हुआ था, स्टोन पेल्टिंग हुई थी, यहां से लाठीचार्ज हुआ और एक तरह से हिंसक माहौल देखने को मिला था। लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं अभी जो है मौजूदा समय में पुलिस काफी हद तक सिचुएशन को कंट्रोल करने में कामयाब होती यहां पर नजर आ रही है, लेकिन शाम तक हालात क्या कुछ बन सकते हैं इस पर फिलहाल कुछ कहना मुश्किल है। बिल्कुल धर्म, आप हमारे साथ बने रहिए। हम अपने दर्शकों को बता दें कि तस्वीरें भी बीच में आप देख रहे हैं, सी तस्वीरें संजौली मस्जिद विवाद मामले में विपक्षी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने राज्य सरकार पर हमला करते हुए कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। हाल ही में जो घटना हुई उसके कारण हालात और ज्यादा बिगड़े हैं। सरकार समय रहते कोई काम करती नहीं। स्ट्रीट वेंडर की अगर आप बात कर रहे हैं, हमने पॉलिसी लाई
हमने ये तय किया कि जो भी स्ट्रीट वेंडर यहाँ पर काम करना चाहता करे, लेकिन अपनी आइडेंटिटी और उसके साथ उसके रजिस्ट्रेशन वेरिफिकेशन के प्रोसेस में से गुजरना पड़ेगा। आज हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस को 20 महीने हो गए, लेकिन 20 महीने से ये काम क्यों बंद किया हुआ है? सही मायने में अगर कोई जिम्मेवार है तो वर्तमान सरकार की जिम्मेवारी है कानून व्यवस्था को मेंटेन करना। भाजपा नेता अनुराग सिंह ठाकुर ने इस मामले की गहराई से जांच करने की मांग की है। लगता है इस मुद्दे की गहराई में जाना चाहिए और ये जो नई परिस्थितियां बनी हैं इसके कारण क्या रहे और इससे लोकल डेमोग्राफी पे कितना फर्क पड़ रहा है। ये स्थानीय लोगों में जो रोष है उसके बहुत गंभीर कारण हैं और ऐसी अनेकों घटनाएं पिछले कुछ वर्षों में देखने को मिली हैं और मुझे लगता है इसकी गहराई में इसलिए जाना जरूरी है कि भविष्य में इस तरह के प्रयास आगे ना किए जाएं। बिल्कुल, तो ये मामला अवैध निर्माण के खिलाफ जो प्रदर्शन है वो लगातार एक उग्र प्रदर्शन में तब्दील हो रहा है। लगातार हम आपको सी तस्वीरें दिखा रहे थे संजौली से, जहां पर हम देख रहे थे किस तरह से प्रदर्शनकारियों और स्थानीय निवासियों के बीच झड़प हो रही है। हमारे संवाददाता धर्म प्रकाश इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धर्म, हिमाचल प्रदेश एक बेहद शांत प्रदेश है। शिमला की गलियों पे टूरिस्ट घूमते हुए तस्वीरें अक्सर आती हैं, लेकिन जिस तरह से तस्वीरें इस वक्त सामने आ रही हैं बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। हिंसक झड़प में तब्दील हो चुके हैं ये प्रदर्शन। आपने प्रदर्शनकारियों से बातचीत की होगी। सुबह से लगातार प्रदर्शनकारी जिस तरह से चल रहे हैं, लगातार यहाँ पर पुलिस वालों के हताहत होने की बात आ रही है, सामने प्रदर्शनकारी हताहत हो रहे हैं। क्या कुछ उम्मीद की जा सकती है? यहाँ पर जांच की मांग हो रही है, उसके चलते क्यों नहीं कानून व्यवस्था को समझने में, कायम करने में जो राज्य सरकार है वो लगातार असफल होती नजर आ रही है? देखिए, ये नौबत इसलिए आई क्योंकि शुरू से अगर इस मैटर पे ध्यान दिया गया होता तो आज ये स्थिति का सामना कम से कम सिस्टम को, प्रशासन को नहीं करना पड़ता। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो दस्तावेज कोर्ट में पेश किए गए थे उन दस्तावेजों के मुताबिक एक कॉपी जो स्थानीय लोग हैं, उनके एडवोकेट जो है, उनकी तरफ से पेश की गई थी और वही कॉपी विधानसभा सत्र में अनिरुद्ध सिंह ने भी सरकार को दिखाई थी, जिसमें ये साफ साफ लिखा है कि जो लैंड यहाँ पर है, जो जमीन है, वो राज्य सरकार के अधीन है। लेकिन अब इसके बावजूद वक्फ बोर्ड का जो दावा है कि 1947, क्योंकि जो मस्जिद के इमाम हैं उनकी तरफ से ये दावा किया गया था कि ये मस्जिद यहाँ पर 1947 से पहले की है। हालांकि उस वक्त ये एक कच्चा कंस्ट्रक्शन हुआ करता था और कुछ ही लोग यहाँ पर नमाज पढ़ते थे। धीरे धीरे आज़ादी के बाद 60s और 70s के दौर में यहाँ पर जो कच्चा एक कंस्ट्रक्शन था वो उसको पक्का किया गया। एक 2 मंजिला यहाँ पर मस्जिद बनी, लोग नमाज पढ़ने लगे। फिर धीरे धीरे ये मामला बढ़कर 3 मंजिल, 4 मंजिल, 5 मंजिल पहुंचा और साल 2010 में जब पहली बार कोर्ट में ये केस पहुंचा तो इस पर सुनवाई का दौर शुरू हुआ। हैरानी इस बात की, बिल्कुल, तो यहाँ पर निगम की लापरवाही साफ तौर पर नजर आती है। किस तरह से सरकार की लापरवाही यहाँ पर साफ तौर पर नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए धर्म। हमारे संवाददाता शिमला में जो अवैध मस्जिद के निर्माण का जो मामला है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। स्थानीय निवासियों का जो उग्र प्रदर्शन है उसके पीछे गंभीर कारण है जो साफ तौर पर इस वक्त सड़कों पर निकल कर आ रहे हैं। इस पूरी खबर पर हम आपको आगे भी अपडेट देते रहेंगे, लेकिन फिलहाल मिड डे प्राइम में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहिए हमारे साथ। बढ़िया है, प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया। नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबार, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। ब्रेक के बाद स्वागत है। सेमीकंडक्टर क्षेत्र में देश को अग्रणी बनाने की दिशा में पहले ग्लोबल सेमिकॉन का आयोजन किया गया। एक्सपो मार्ट ग्रेटर नोएडा में हो रहे सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने शिरकत की। उन्होंने सेमीकंडक्टर क्षेत्र से जुड़े निर्माण प्रक्रिया और देश में बढ़ रहे चिप निर्माण के इकोसिस्टम को समझा। प्रधानमंत्री ने सेमिकॉन इंडिया 2024 का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि भारत में निवेश करने का सही समय है। देश की आकांक्षा और डिजिटल बनता पब्लिक इंफ्रा एक बड़ा इकोसिस्टम तैयार कर रहा है, जिसे हर कदम पर
सरकार सहयोग कर रही है। भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी लगाने के लिए 50% सपोर्ट भारत सरकार दे रही है। इसमें राज्य सरकारें भी अपने स्तर पर और मदद कर रही है। भारत की नीतियों के कारण ही बहुत कम समय में 1.5 ट्रिलियन रुपीज से ज्यादा के इन्वेस्टमेंट्स इस क्षेत्र में भारत में हो चुके हैं। वहीं प्रधानमंत्री ने बताया कि एक छोटी सी चिप ने भारत में लास्ट माइल डिलीवरी सुनिश्चित की है। उन्होंने कहा कि सप्लाई चेन के लिहाज से भारत एक अहम देश है, जहां पर लोकतांत्रिक मूल्य हैं और तकनीक को इस्तेमाल करने के मानवीय पहलू भी हैं। टेक्नोलॉजी के साथ जब डेमोक्रेटिक वैल्यूज जुड़ जाती हैं तो टेक्नोलॉजी की पॉजिटिव एनर्जी बढ़ जाती है। वही अगर टेक्नोलॉजी से डेमोक्रेटिक वैल्यूज हट जाती है तो वही टेक्नोलॉजी घातक बनते देर नहीं लगती। इसलिए चाहे मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हो, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग हो या सेमीकंडक्टर्स हो, हमारा फोकस एकदम क्लियर है। हम एक ऐसी दुनिया बनाना चाहते हैं जो संकट के समय भी रुके नहीं, ठहरे नहीं, निरंतर चलती रहे। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के निदेशक डॉक्टर मनीष कुमार हुड्डा एक्सपो मार्ट ग्रेटर नोएडा से जुड़ रहे हैं इस वक्त हमारे साथ इस खास चर्चा में भाग लेने के लिए। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। मिड डे प्राइम में सेमिकॉन इंडिया 2024 का उद्घाटन किया प्रधानमंत्री ने और एक सिलिकॉन डिप्लोमेसी का युग है ऐसा उन्होंने कहा। उन्होंने कहा कि आज ये कोशिश है भारत की कि पूरे विश्व में जो भी डिवाइस है उसमें भारत की चिप लगे। प्रधानमंत्री के विजन पर और जो लगातार भारत प्रयास कर रहा है कि सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में आगे बढ़ने की, आत्मनिर्भर बनने की, सबसे पहली प्रतिक्रिया आपकी। आदरणीय प्रधानमंत्री का विजन बिल्कुल क्लियर है। वो भारत को एक ऐसे सक्षम देश की तरह प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं जिसमें सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के सभी आयामों को कवर करते हुए एक सफल और एक उन्नत राष्ट्र की तरफ भागीदारी बना सके, ताकि भारत एक रेजिलिएंट सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन इकोसिस्टम का एक ट्रस्टेड पार्टनर बन सके। इस सूत्र में आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय जी ने बताया कि हम यह सपना इसलिए देख पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास राइट इकोसिस्टम है, राइट टैलेंट है और गवर्नमेंट की सिनर्जी उसके साथ जुड़ी हुई है। इसीलिए हमारी एनर्जी चारों दिशाओं में इस तरफ लगी हुई है कि सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी का जो उद्धार हो, भारत उसमें एक प्रमुख रोल अदा कर सके। इस तरह उन्होंने ये भी एक आह्वान दिया है कि वो ऐसा सोचते हैं कि आने वाले समय में ग्लोबल लेवल पर जो भी सेमीकंडक्टर सिस्टम बनेंगे उसमें भारत में निर्मित चिप का ही सृजन हो, ऐसा उनका एक उद्देश्य और ऐसा उन्होंने एक आह्वान सभी के लिए हमारे लिए रखा है। ये एक सही समय है, ये एक सही जगह है इन्वेस्टमेंट के लिए, ऐसा माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने सभी ग्लोबल सीईओ जो कि इस कॉन्फ्रेंस के अंदर उपस्थित थे उनको आह्वान किया है। धन्यवाद सर। जिस तरह से अगर हम वैश्विक सेमीकंडक्टर का बाजार देखें तो इसमें कई प्रमुख खिलाड़ियों का प्रभुत्व है। हम काफी हद तक आयात पर निर्भर हैं। एक वैकल्पिक देश के रूप में अपनी दावेदारी को बहुत मजबूती से पेश करते हुए भारत आगे बढ़ रहा है। किस तरह से उसको देखते हैं? एक वर्कफोर्स जो आज पूरे विश्व में भारत का एक बहुत ही मजबूत पॉइंट है जो भारत के पास है, उसको और आगे बढ़ाते हुए सेमिकॉन इंडिया 2024 के माध्यम से पूरे विश्व का अपनी ओर ध्यान आकर्षित करते हुए कैसे भारत इस मिशन के साथ आगे बढ़ रहा है? महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत सरकार इस तरफ 3 आयामों को सामने लेते हुए आगे चल रही है। सबसे पहले तो हमारे पास एक इकोसिस्टम क्रिएट करना जो कि सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट कर सके। सरकार उसकी तरफ ऑलरेडी एक अग्रणीय कार्य कर चुकी है।
दूसरा आयाम है कि हम एक वर्कफोर्स, टैलेंटेड वर्कफोर्स, जो कि इसके लिए एक बैकबोन है इस टेक्नोलॉजी के मैच्योर होने के लिए, उसको भी हम ध्यान में रखते हुए 85,000 के आसपास स्किल्ड वर्कफोर्स जो कि इस मुहिम को आगे बढ़ाने में सक्षम रहेगी और इसको सेल्फ सस्टेनेबल एनवायरनमेंट क्रिएट करेगी, ताकि फ्यूचर के अंदर अगर हम कोई चिप को आयात करते हैं आज की डेट में, हम फ्यूचर में उसको निर्यात करने में सक्षम बन जाएं। आज से पहले 2016 से पहले, इससे पहले इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया कि सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग हिंदुस्तान में की जाए। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इस चीज की तरफ एक सघन प्रयास किया गया कि हम ना ही केवल डिजाइन बल्कि हम मैन्युफैक्चरिंग और सिस्टम लेवल डेवलपमेंट का प्रोडक्शन करके भारत से बाहर निर्यात करने में सक्षम रहे। जी, 2030 तक $100 बिलियन का होगा भारत का सेमीकंडक्टर बाजार, ऐसी उम्मीद की जा रही है। किस तरह से आप देखते हैं यहाँ पर इंडस्ट्री को जो बढ़ावा मिलना चाहिए वो सरकार की ओर से मिल रहा है? तकनीक और कार्यबल, दो महत्वपूर्ण चीजों पर यहाँ पर भारत आगे बढ़ता नजर आ रहा है। किस तरह से जो हमारा बाजार है उसे आगे बढ़ाते हुए और ज्यादा निवेश लाने की कोशिश यहाँ पर है? हाँ जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। भारत में तकनीकी का विकास और परस्पर सहयोग का विकास दोनों की तरफ ध्यान भारत सरकार देते हुए, जिसमें बेसिकली इन्वेस्टमेंट एज वेल एज ईज टू डू द बिजनेस, ये दो पॉलिसी ऐसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर पिवोटल कर रही है, जिससे कि जो कमर्शियल सेगमेंट है वो भी वेफर फैब्रिकेशन लाइन के अंदर आ सके और डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग और सिस्टम मैन्युफैक्चरिंग के अंदर पार्टिसिपेट कर सके। उसी के लिए कंडीसिव एनवायरनमेंट देना सरकार का प्रमुख लक्ष्य है, प्रमुख ध्येय है, जिसके लिए पॉलिसीज ऑलरेडी प्लेटफॉर्म पे हैं। और हम ये देखते हैं 2047 तक इंडिया के अंदर मोर देन 150 बिलियन का इलेक्ट्रॉनिक्स कारोबार हो सकता है। ये तभी संभव है कि हम अगर सपोज करो इस इकोसिस्टम को इसी पेस के साथ लंबी दूरी के साथ चलते रहे। आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय ने स्पष्ट रूप से कहा है, हमारा ये छोटा सा प्रयास यही नहीं है बल्कि ये एक मैराथन की तरह चलता रहेगा और सरकार की तरफ से हर संभव प्रयास किए जाएंगे ताकि हम अपने लक्ष्य को 2047 तक पा सकें। बिल्कुल, तो तेजी से आगे बढ़ता भारत सेमीकंडक्टर मिशन। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मनीष कुमार हुड्डा हमारे से जुड़ने के लिए। और किस तरह से भारत एक सेमीकंडक्टर हब बन सकता है आने वाले वर्षों में, उसकी एक झलक आप देख सकते हैं सेमीकॉन इंडिया 2024 इस मेगा इवेंट में। और इस इवेंट में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत सेमीकंडक्टर के क्षेत्र का हब बनने की ओर अग्रसर है। After many attempts, finally, it was under our Prime Minister's visionary leadership that we succeeded in getting the industry to our country. Within the first phase of our mission, in a very short time frame, 5 semiconductor units have been approved. Construction is rapidly under progress in the Micron unit, the Morigaon Tata unit, construction has started, and the other 3 units, construction will start very soon. Permitting, getting all the permissions has happened in a record time frame, which is, if you benchmark it with the rest of the world, this is indeed a new record. ग्रीन हाइड्रोजन के दूसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को प्रधानमंत्री ने संबोधित किया। इसका आयोजन नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जलवायु परिवर्तन के खिलाफ एक्शन करने का वक्त है। क्लीन और ग्रीन प्लैनेट के लिए ग्रीन एनर्जी जैसे विकल्पों पर काम करना होगा और भारत पहला देश है जो कि पेरिस सम्मेलन के लक्ष्यों की ओर तेजी से बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में ग्रीन हाइड्रोजन बड़ा मददगार होगा। India is committed towards creating cleaner and greener planet. We were the first among G20 nations to fulfill our Paris commitments on green energy. These commitments were fulfilled 9 years ahead of the target of 2030.
India's installed non-fossil fuel capacity increased nearly 300% in the last 10 years. Our solar energy capacity increased over 3,000% in the same period. But we are not resting on these achievements. We remain focused on strengthening existing solutions. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 15 नर्सिंग प्रोफेशनलों को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार से सम्मानित किया। जिन्होंने समाज के प्रति असाधारण सेवा और समर्पण का प्रदर्शन किया है। इन नर्सिंग कर्मियों की राष्ट्र के स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका है। वर्ष 1973 से शुरू हुआ राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा नर्सों और नर्सिंग पेशेवरों को समाज के प्रति उनकी सराहनीय सेवाओं और उत्कृष्ट कार्यों के लिए दिया जाता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अमेरिका में राहुल गांधी के आरक्षण को लेकर बयानबाजी पर करारा पलटवार किया है। अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि देश विरोधी बातें करना और देश को तोड़ने वाली ताकतों के साथ खड़े होना राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की आदत सी बन गई है। चाहे जम्मू कश्मीर में जेकेएनसी के देश विरोधी और आरक्षण विरोधी एजेंडे का समर्थन करना हो या फिर विदेशी मंचों पर भारत विरोधी बातें करनी हो, राहुल गांधी ने देश की सुरक्षा और भावना को हमेशा आहत किया है। अमित शाह ने लिखा कि भाषा से भाषा, क्षेत्र से क्षेत्र और धर्म से धर्म में भेदभाव लाने की बात करना राहुल गांधी की विभाजनकारी सोच को दर्शाता है। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि राहुल गांधी ने देश से आरक्षण को समाप्त करने की बात कहकर कांग्रेस का आरक्षण विरोधी चेहरा एक बार फिर से देश के सामने लाने का काम किया है। मन में बड़े विचार और सोच किसी न किसी माध्यम से बाहर आ ही जाते हैं। अमित शाह ने कहा कि मैं राहुल गांधी को बताना चाहता हूं कि जब तक भाजपा है, आरक्षण को कोई छू भी नहीं सकता और देश की एकता के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राहुल गांधी की बयानबाजी की आलोचना की है। राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि राहुल अपने विदेश दौरे के दौरान जिस तरह की भ्रामक, निराधार और तथ्यहीन बातें कर रहे हैं, वे बेहद शर्मनाक और भारत की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाली है। राहुल ने कहा है कि भारत में सिख समाज को गुरुद्वारों में पगड़ी पहनने की इजाजत नहीं है। उन्हें उनके पंथ के अनुरूप व्यवहार करने से रोका जा रहा है। ये बात एकदम बेबुनियाद है और सच्चाई से कोसों दूर है। राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत की संस्कृति की रक्षा करने में सिख समाज की जो बड़ी भूमिका रही है, उसे पूरा देश मानता है और उनका सम्मान करता है। उनके बारे में इस तरह की मनगढ़ंत बातें करना विपक्ष के नेता को शोभा नहीं देता। राजनाथ सिंह ने कहा कि राहुल का ये दावा कि एनडीए सरकार आरक्षण को समाप्त कर देना चाहती भी एकदम निराधार है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों के कल्याण और विकास के लिए आरक्षण की व्यवस्था को मजबूत किया है। राजनाथ सिंह ने कहा कि इसी तरह भारत चीन सीमा विवाद को लेकर भी जिस तरह के दावे राहुल ने अमेरिका की धरती पर किए हैं, वे भी भ्रामक और तथ्यों से परे हैं। लगता है कि मोहब्बत की दुकान चलाते चलाते राहुल झूठ की दुकान खोलकर बैठ गए हैं। इस तरह की गलत बयानबाजी से राहुल को परहेज करना चाहिए। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राहुल गांधी के बयान की आलोचना की। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि विदेश यात्रा पर गए राहुल गांधी भारत के प्रति घृणा का भाव रखने वाले भारत विरोधी लोगों और संगठनों के इशारों पर कभी देश की एकता, अखंडता पर चोट कर रहे हैं तो कभी भारत को नीचा दिखा रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि अब तो इससे भी आगे बढ़कर राहुल गांधी आरक्षण खत्म करने की बात कर रहे हैं। दरअसल पंडित नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी और राजीव गांधी तक कांग्रेस का मंसूबा आरक्षण खत्म करने का ही रहा है।
आरक्षण विरोधी मानसिकता दशकों से कांग्रेस पार्टी के अंदर रची बसी हुई है। राहुल गांधी के मुख से जो निकला है उसने कांग्रेस पार्टी के आरक्षण विरोधी चेहरे को पुनः देश के SC, ST और OBC वर्ग के सामने बेनकाब कर दिया है। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के आरक्षण खत्म कर दलित व पिछड़े वर्ग के साथ धोखा करने की ये मंशा भाजपा और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार के रहते कभी पूरी नहीं हो सकती। अब चाहे राहुल गांधी विदेश में जाकर आरक्षण के खिलाफ बयानबाजी करे या फिर उनकी पार्टी उनके इस पिछड़ा विरोधी मानसिकता को कितना भी समर्थन दे, लेकिन आरक्षण को कोई हाथ नहीं लगा सकता और इसे समाप्त करने का कांग्रेसी सपना कभी पूरा नहीं होने वाला। भारतीय जनता पार्टी के नेता दिनेश शर्मा ने आरक्षण वाले बयान को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी को घेरा। उन्होंने आरक्षण को लेकर कांग्रेस पर दोहरा चरित्र अपनाने का आरोप लगाया है। राहुल जी का विदेशी पोषित मानसिकता का जो जिन्न है वो समय समय पर विदेश जाने पर उनके अंतर्मन से निकल पड़ता है। उनका चाइना प्रेम, उनका अमेरिका प्रेम, उनका इटली प्रेम या उनका वो स्वाभाविक प्रक्रिया है, उनके रग रग में वो व्याप्त है। और जिस प्रकार से उन्होंने चाइना की तारीफ करी है, आश्चर्य होता है। हम आज जिस तेजी से आगे बढ़े हैं, जब राहुल जी की सरकार थी तो 11वें स्थान पे हमारी अर्थव्यवस्था थी, आज वो तीसरे स्थान की तरफ बढ़ने की तरफ चल रही है, 5वें स्थान पे हम पहुंच गए। तो वो इसकी तुलना विदेश में जाने के बजाय कि भारत आज मजबूत बन रहा है, अमेरिका के राष्ट्रपति को कहना पड़ रहा है कि हिंदुस्तानियों से बच के रहो, कहीं ये हमारे यहाँ का रोजगार न छीन ले जाए भारत के नौजवान। और उस स्थिति में वो भारत के नौजवानों का एक प्रकार से वो उनको डिमोरलाइज कर रहे हैं। और आइए अब बात जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा चुनाव की। हरियाणा चुनाव को लेकर सरगर्मी काफी तेज हो चुकी है। आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व CM भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया। गढ़ी सांपला किलोई सीट से हुड्डा चुनावी मैदान में हैं। पूर्व मुख्यमंत्री की उम्मीदवारी ने हरियाणा के राजनीतिक माहौल को गरमा दिया है। नामांकन के दौरान उनके बेटे और सांसद दीपेंद्र हुड्डा भी साथ थे। नामांकन भरने से पहले हुड्डा ने अपने समर्थकों और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ चुनावी रणनीतियों पर चर्चा की। हुड्डा ने कहा कि वो अब पूरे प्रदेश का दौरा करेंगे। पूरे प्रदेश में जाऊंगा, मैं पूरे प्रदेश की सेवा करी है, पूरे प्रदेश में जाएंगे और कांग्रेस पार्टी जो मेरे को उम्मीदवार बनाया है मेरे को पूरा है, लोगों का सदैव आशीर्वाद रहा हमारे उद्देश्य से लेकर आज जन सेवा के लिए भारी बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। हरियाणा की 36 बरादरी ने मन बना लिया है कि अब की बार कांग्रेस सरकार। जम्मू कश्मीर के उधमपुर के चनानी में स्वीप कार्यक्रम के तहत मतदाता शिक्षा और चुनाव में भागीदारी के लिए जागरूकता रैली का आयोजन किया गया, जिसे नोडल अधिकारी कन्नू मंगोत्रा ने हरी झंडी दिखाई। रैली का आयोजन हायर सेकेंडरी स्कूल के मैदान से हुआ। इसमें स्कूलों के विद्यार्थियों के अलावा विभिन्न विभागों के अधिकारी तथा कर्मचारी मौजूद थे। वहीं रैली के दौरान बच्चों ने सभी को वोट डालने के लिए प्रेरित किया। भारतीय जनता पार्टी के नेता अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने लोकतंत्र की हत्या इमरजेंसी लगाकर की थी और जम्मू कश्मीर का रिजर्वेशन कांग्रेस छीनना चाहती है। जिन 3 परिवारों ने जम्मू कश्मीर को एक तरह से लूटा और सब सुख साधन अपने लिए किए, आज उनके उम्मीदवार हारते दिख रहे हैं। साफ दिखता है कि आखिरकार नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ये उस दिशा में जा रही जहां पर पथरावबाजी करने वाले, नशे बेचने वाले, अलगाववादी और आतंकवादी सोच वाले लोगों को जेलों से छोड़ने की ये बात कर रहे हैं कि हम PS से हटा देंगे और इन सबको जेलों से बाहर निकाल देंगे। जो रिजर्वेशन मिली है गुजर बकरवाल से लेके SC ST समुदाय को, उनका हक छीन लेंगे। राहुल गांधी जी ने तो विदेश में जाकर भी कह दिया कि वो रिजर्वेशन के विरोध में हैं। राहुल गांधी जी एक और रिजर्वेशन खत्म करना चाहते हैं, दूसरा इनकी पार्टी और परिवार ने लोकतंत्र की हत्या इमरजेंसी लगाकर की थी।
और आइए अब देखते हैं खेल जगत की खबरें खेल प्राइम में। इसके लिए सीधे रुख करेंगे सहयोगी गौरव का। शुक्रिया जय। और खेल की खबरों की शुरुआत करेंगे चीन में खेली जा रही एशियन चैंपियंस हॉकी ट्रॉफी टूर्नामेंट की खबरों के साथ, जहां पर चीन में आयोजित हो रही एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी प्रतियोगिता में आज भारत का सामना मलेशिया से हो रहा है। और ताज़ा समाचार मिलने तक भारत जो है वो इस मुकाबले में 3-0 से आगे है। भारत ने अब तक प्रतियोगिता में 2 मैच खेले हैं, जिसमें दोनों में ही टीम इंडिया को जीत मिली है। भारत ने चीन को 3-0 के अंतर से हराया और अपने अभियान की शुरुआत की थी। वहीं दूसरे मुकाबले में भारत ने जापान को 5-1 से शिकस्त देने में सफलता हासिल की थी। भारतीय टीम इस टूर्नामेंट की गत विजेता भी है और 14 सितंबर को भारतीय टीम का सामना चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान से इस प्रतियोगिता में होगा। वहीं शतरंज ओलंपियाड का 45वां फीडे शतरंज ओलंपियाड आज से हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में शुरू होगा। इसमें 1800 से ज्यादा खिलाड़ी जो हैं वो हिस्सा लेंगे। भारत को अमेरिका के बाद दूसरी वरीयता दी गई है। चैंपियनशिप में डी गुकेश, अर्जुन एरिगेसी और आर प्रज्ञानंद भारत का नेतृत्व करेंगे। विदित गुजराती और पी श्री हरिकृष्णा के साथ भारतीय टीम मजबूत स्थिति में है। महिला वर्ग में भारतीय टीम में द्रोणावली हरिका, ग्रैंड मास्टर आर वैशाली, दिव्या देशमुख, वंतिका अग्रवाल और तानिया सचदेव शामिल हैं। पिछले एडिशन में भारत ने ओपन और महिला दोनों वर्गों में कांस्य पदक जीते थे। और बात कर लेते हैं फुटबॉल की, जहां आज नई दिल्ली के अंबेडकर स्टेडियम में सुब्रतो कप के 63वें संस्करण का समापन होगा। हालांकि समापन से पहले लड़कों की अंडर 17 प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला भी खेला जाएगा। फाइनल मुकाबला मेघालय के माइनकेन क्रिश्चियन हायर सेकेंडरी स्कूल और मणिपुर के टीजी इंग्लिश स्कूल विष्णुपुर के बीच आयोजित होगा। वहीं फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर की बात करें तो 2026 फीफा विश्व कप क्वालिफायर के मुकाबले में ब्राजील की टीम को हार का मुंह देखना पड़ा है। ब्राजील को ये हार पैराग्वे के हाथों मिली। पैराग्वे ने ब्राजील को 1-0 से हरा दिया। पिछले 5 क्वालिफायर मुकाबलों में ब्राजील की ये चौथी हार है। पैराग्वे के खिलाफ की तरफ से एकमात्र गोल जो है वो 20वें मिनट में हुआ। ये गोल डिएगो गोमेस ने किया। तो जय, ये थी खेल जगत से जुड़ी हुई तमाम खबरें। बाकी खबरों के लिए एक बार फिर से आपके पास। शुक्रिया गौरव, खेल जगत से जुड़ी खबरों को हमसे साझा करने के लिए। और आइए मिड डे प्राइम में अब बात कर लेते हैं विश्व प्राइम की, यानी कि उन खबरों की जो दुनिया भर में सुर्खियों में छाई हुई है। आपको बता दें कि लुसियाना में चक्रवाती तूफान फ्रांसन के कैटेगरी 1 में बदलने के बाद चेतावनी जारी की गई है। तूफान को देखते हुए तटीय इलाकों से लोगों को घर खाली करने को कहा गया है। वहीं इलाके में स्कूलों को बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। फ्रांसन तूफान ने मेक्सिको की खाड़ी में ऑपरेशंस को ठप कर दिया है, जिससे कच्चे तेल की कीमतों पर असर पड़ना संभव है। तूफान को देखते हुए अमेरिकी तटरक्षक ने ब्राउन्सविले सहित टेक्सास के छोटे बंदरगाहों को बंद करने का आदेश दिया है। दुबई और उत्तरी अमीरात में वीजा की समय सीमा पार कर चुके नागरिकों के लिए यूएई सरकार ने 2 महीने का माफी कार्यक्रम शुरू किया है। यूएई सरकार की इस योजना का लाभ उठाने के लिए भारत के वाणिज्य दूतावास ने भी मदद की पहल की है। ये माफी योजना कई वीजा श्रेणियों पर लागू होती है, जिसमें समाप्त हो चुके वीजा निवासी और पर्यटक वीजा वाले लोगों के साथ साथ बिना दस्तावेज वाले लोग भी शामिल हैं। भारत लौटने वाले लोगों के लिए दुबई के भारतीय वाणिज्य दूतावास और दुबई के अवीर इमिग्रेशन सेंटर में सुविधा काउंटर स्थापित किए गए हैं। ये सुविधा काउंटर 2 सितंबर से काम कर रहे हैं। वॉलंटियर सहदेव यादव ने बताया कि अभी तक 450 लोगों को प्रमाण पत्र देकर भारत भेजा जा चुका है। तो एक अच्छी पहल यहां पर। मिड डे प्राइम में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी रहेगा डीडी न्यूज पर। आप बने रहिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।